हेलो गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आज हम कर रहे हैं एट्थ क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, कंपनी से मतलब व्यापार तक। तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब आई, किस तरह से उसने अपना व्यापार जो है यहाँ फैलाया, फिर व्यापार के उद्देश्य से लेकर किस तरह तक उसने शासन करना शुरू किया था, उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, मुगलों के आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि मुगलों का जो आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह था वो औरंगजेब था। ठीक है, तो यह है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो औरंगजेब जो ऑप्शन क है वो है 1705 में हुई थी। ऑप्शन ख जो है कि 1706 में हुई थी। ऑप्शन ग 1707 और ऑप्शन घ 1708। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कि उनकी जो मृत्यु थी वो 1700 जो है वो 7 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद कौन ज़्यादा ताकतवर होने लगे थे। तो इसका प्रश्न क्वेश्चन नंबर क है सूबेदार, ऑप्शन नंबर ख जमींदार, ऑप्शन नंबर ग दोनों, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सूबेदार थे, ज़मींदार थे, वो बहुत ताकतवर होने लगे। उन्होंने अपने क्या हुआ कि छोटे छोटे मतलब ऐसे राज्य बनाना शुरू कर दिया था। मतलब छोटे छोटे जो राजा थे वो अब उभरने लगे थे। ठीक है, जैसे अगर हम बंगाल की बात करेंगे आगे, तो बंगाल के जो शासक थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अपना, हम कह सकते हैं कि राज्य को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसमें मराठा भी आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम और भी बात करने वाले हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेज भारत में किस उद्देश्य से आए थे। ऑप्शन नंबर क भारत पर शासन करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर ख व्यापार के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर ग मुगलों को पराजित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज भारत में आए क्यों थे। तो उनका जो भारत में आने का मकसद था वो था व्यापार करना। ठीक है, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ना कि यहाँ शासन करने के उद्देश्य से आए थे। वो तो उन्होंने बाद में जो है वो यहाँ शासन जो है वो उनको एक प्रकार से लालच लगा। जब धीरे धीरे उन्होंने कुछ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित किया, तब उनको लगा कि नियंत्रण स्थापित करने से कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, किसी तरह का कोई कर नहीं देना पड़ेगा। फिर जाके उन्होंने भारत पर शासन करने का उद्देश्य बनाया। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किस मुगल बादशाह को अपना नेता बनाया था। ऑप्शन नंबर क औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर ख बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन नंबर ग अकबर को, ऑप्शन नंबर घ शाहजहां को। तो 1857 के विद्रोह में जो है वो बहादुर शाह जफर को उन विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। बहादुर शाह जफर को किया था, लेकिन बहादुर शाह जफर उस टाइम बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो इतने ज़्यादा मजबूत नेता साबित नहीं हुए थे, क्योंकि विद्रोहियों ने ज़बरदस्ती उनके किले में घुसकर उनको विवश किया था अपना नेता बनने के लिए। तो बाद में बहादुर शाह जफर को जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बहुत कड़ी सजा भी दी गई थी इस में, क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को क्या सजा सुनाई थी। ऑप्शन नंबर क बहादुर शाह जफर को देश निकाला दिया था। ऑप्शन नंबर ख उनके बेटों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। ऑप्शन नंबर ग बहादुर शाह जफर के राज्य को छीन लिया, या ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सब कुछ किया था उन्होंने। उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दी थी, और बहादुर शाह जफर को जो है इस तरह कैद कर दिया गया था। और उनकी जो बेगम थी जीनत बेगम, ठीक है, उनको भी उन्होंने उनके साथ में ही कैद कर दिया था, और उनको रंगून की जेल में भेजा गया था, जहां उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी।
प्रश्न नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाज़तनामा कब और किससे प्राप्त किया था? इजाज़तनामा आगे इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो इजाज़तनामा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर क, एलिजाबेथ प्रथम से 1600 में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ख, रानी विक्टोरिया से 1617 में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ग, एलिजाबेथ द्वितीय से 1615 में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम से 1600 ईस्वी में इन्होंने जो इजाज़तनामा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था। अब प्रश्न नंबर 7, इजाज़तनामा से अंग्रेजों को क्या सुविधाएं मिली थी? ऑप्शन नंबर क, पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर ख, इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऑप्शन नंबर ग, समुद्र पार दूसरे इलाकों को खोज सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां से सस्ता माल खरीद कर ला सकती थी और उसे इंग्लैंड में ऊंचे दाम पर बेच सकती थी। तो इसका राइट और ऑप्शन नंबर घ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजाज़तनामा में उन्हें ये सारी सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। प्रश्न नंबर 8, इजाज़तनामा के प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन कंपनियों पर नहीं लगे थे? ऑप्शन नंबर क, पुर्तगाली और डच कंपनियां। ऑप्शन नंबर ख, फ्रांसीसी कंपनियां। ऑप्शन नंबर ग, यूरोपीय कंपनियां। ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो इजाज़तनामा पर जो प्रतिबंध लगे थे वो इंग्लैंड की कंपनियों पर लगे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करेगी तो इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकेगी। ठीक है, बट बाकी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, यूरोपीय ये सारी कंपनियां इससे मुकाबला कर सकती थी, इन पर किसी तरह कोई प्रतिबंध नहीं था। प्रश्न नंबर 9, पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर क, उत्तरी घाट से। ऑप्शन नंबर ख, पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर ग, पूर्वी घाट से। या ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया? पुर्तगालियों ने पश्चिमी घाट से इन्होंने प्रवेश किया था। प्रश्न नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में आने के बाद अपना पहला ठिकाना कहाँ बनाया था? ऑप्शन नंबर क, गोवा में। ऑप्शन नंबर ख, मद्रास में। ऑप्शन नंबर ग, विशाखापट्टनम। और या ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गोवा में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना पहला ठिकाना बनाया था। प्रश्न नंबर 11, भारत की खोज कब और किसने की थी? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क, वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। या ऑप्शन नंबर ग, अल-बुरूनी ने 1498। या ऑप्शन नंबर ग, दोनों। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। प्रश्न नंबर 12, वास्को डी गामा कहाँ से था? ठीक है, मतलब ये एक खोजी था, कहाँ से बिलोंग करता था? ऑप्शन नंबर क, पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर ख, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ग, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पुर्तगाल से बिलोंग करता था वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 13, 13वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापारिक कंपनियों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? अभी जैसे मैंने आपको बताया था इजाज़तनामा है, देखो इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन पुर्तगाली, फ्रांसीसी सारी कंपनियां कर सकती थी। तो सब कंपनियां भारत में से सस्ता माल खरीदने की लालसा में थी, है ना, सारी की सारी। तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कदम उठाए थे? ऑप्शन नंबर क, दूसरी कंपनियों के जहाज रोकना। ऑप्शन नंबर ख, रास्ते में रुकावट पैदा करना। ऑप्शन नंबर ग, माल से लदे जहाज को आगे नहीं बढ़ने देना, हथियार का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी रास्ते उन्होंने अपनाए थे क्योंकि सारी कंपनियां भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहती थी, तो आपस में प्रतिस्पर्धा करने का उनका यही एक तरीका था। प्रश्न नंबर 14, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ लगी थी? ऑप्शन नंबर क, 1650 में मद्रास में लगी थी। ऑप्शन नंबर ख, 1651 में हुगली नदी के किनारे लगी थी। ऑप्शन नंबर ग, 1665 में विशाखापट्टनम में। या घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी। प्रश्न नंबर 15, 1600 में कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर क, फैक्टर। ऑप्शन नंबर क, फैक्टर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ख, कमिश्नर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ग, सौदागर कहा जाता था। या ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फैक्टर कहा जाता था 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनको।
प्रश्न नंबर 16, कालीकाता को अभी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क कोलकाता, ऑप्शन नंबर ख मद्रास, ऑप्शन नंबर ग मुंबई, ऑप्शन नंबर घ इनमें से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कोलकाता, जिसे पहले कालीकाता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 17, अंग्रेजों ने औरंगजेब से जो फरमान जारी करवाया था उसमें उन्हें कौन सी सुविधा मिली थी? औरंगजेब से ज़बरदस्ती करवाया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर क बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना, ऑप्शन नंबर ख कंपनी के अफसरों को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की इजाज़त, ऑप्शन नंबर ग दोनों, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। जो फरमान जारी करवाया था उसमें सिर्फ इतना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती है, लेकिन उसके जो अफसर थे उनको शुल्क चुकाना पड़ेगा अगर उन्होंने अपना व्यापार करना है। बट इसके ही आड़ में उन अफसरों ने जो है वो खुद भी बिना कर चुकाए जो है वो व्यापार करना शुरू कर दिया था, इससे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। ये थोड़ा सा इसमें नंबरिंग में गलत हो गई है, पर क्वेश्चन तो सही है। चलो इसे कर लेते हैं पहले। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर क मुर्शिद अली खान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ख अलीवर्दी खान और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ग सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, या ऑप्शन नंबर घ सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध जो था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ग मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर ख अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर ग सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो थे वो बंगाल के नवाब थे। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान बने थे, फिर अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बने थे। अब प्रश्न नंबर 19, बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों को कौन सी सुविधा देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर क सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ख व्यापार के अधिकार के बदले अंग्रेजों से नजराने मांगे, ऑप्शन नंबर ग किले बंदी बढ़ाने से रोक दिया, ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सारे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेजों पर। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 20, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका आंसर तो मैंने अभी बता दिया था। ऑप्शन नंबर क मुर्शिद अली खान, ऑप्शन नंबर ख सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ग महाराणा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो 1756 में अलीवर्दी खान जो थे वो उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। प्रश्न नंबर 21, नवाब सिराजुद्दौला के आंतरिक कामों में टांग अड़ाने के विरोध में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन से कदम उठाए थे? ऑप्शन नंबर क कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया था, ऑप्शन नंबर ख अफसरों को गिरफ्तार कर गोदामों पर ताला डाला था, ऑप्शन नंबर ग अंग्रेजों का अधिकार छीने और जहाज़ों को घेर लिया, और ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो ये सारी गतिविधियां उसने की थी अंग्रेजों को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 22, प्लासी का युद्ध, अभी मैंने बताया प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, लेकिन हुआ कब था? ऑप्शन नंबर क 1754, ऑप्शन नंबर ख 1755, ऑप्शन नंबर ग 1756, या ऑप्शन नंबर घ 1757। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। प्रश्न नंबर 24, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ग मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर ख मलिक कफूर को, ऑप्शन नंबर ग मुर्शिद अली खान को, ऑप्शन नंबर घ मीर कासिम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाया था। मीर जाफर वैसे उसका सेनापति था, बट उसने अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली, जाके अंग्रेजों से मिल गया, और जब सिराजुद्दौला इसमें युद्ध में हारा और उसकी मृत्यु हुई, तब मीर जाफ़र को जो है वो वैसे भी अंग्रेजों ने उसे यही वादा करके उसे अपनी तरफ किया था, तो उसके बाद उसे वहाँ का नवाब बना दिया गया। प्रश्न नंबर 25, अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? फिर मीर जाफ़र ने क्या हुआ? तो मीर जाफ़र को भी जो है वो हटाया अंग्रेजों ने, क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेजों के जो है बात मानने से इनकार कर दिया, वो अपनी मनमर्जी करने लगा था। तो अंग्रेजों ने किसे इसके बाद मीर जाफ़र के बाद वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया? ऑप्शन नंबर क मलिक कपूर को, ऑप्शन नंबर ख मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ग अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने मीर कासिम को जो है वो बाद में वहाँ का नवाब बनाया।
प्रश्न नंबर 26, बक्सर की लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई देखो, जब मीर कासिम को बनाया गया, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया वहाँ का नवाब, है ना। तो मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1764 में जो है वो बक्सर की लड़ाई हुई थी, क्योंकि मीर कासिम बहुत ही योग्य हम कह सकते हैं राजा था, और उसने अंग्रेज़ों के मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों का उसने विरोध किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ गया वो, इसलिए उन्होंने मीर कासिम को जो है वो वहाँ से हटा दिया। और अगर मैं बात करूँ तो फिर से उन्होंने जो मीर जाफ़र जो था उसको ही राजा वहाँ का बनाया था। ठीक है, मीर जाफ़र, जो कि अब इससे पहले मीर जाफ़र ही था वहाँ का नवाब, लेकिन उसके बाद दोबारा से मीर जाफ़र को जो है वो वहाँ का नवाब बनाया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद, अब देखो मैंने बोला कि फिर से मीर जाफ़र को बनाया मीर कासिम के बाद, तो 64 में बक्सर की युद्ध हुआ, फिर 1765 में मीर जाफ़र को जब बनाया था दोबारा से, तो वो 1765 में मर गया। उसके बाद बंगाल का शासन किसके हाथों में गया? ऑप्शन नंबर क, अंग्रेज़ों के हाथों में, ऑप्शन नंबर ख, मीर कासिम के हाथ में, ऑप्शन नंबर ग, जनसाधारण लोगों के हाथ में, ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने अब शासन बंगाल का अपने हाथों में ले लिया और किसी भी राजा को नहीं दिया। ऑप्शन प्रश्न नंबर 28, अंग्रेजों ने खुद को बंगाल का क्या घोषित किया था? ऑप्शन नंबर क, शासक, ऑप्शन नंबर ख, दीवान, ऑप्शन नंबर ग, बादशाह, ऑप्शन नंबर घ, गवर्नर। तो उन्होंने अपने आप को बंगाल का जो है वो हम कह सकते हैं बंगाल का दीवान घोषित किया था उन्होंने खुद को। प्रश्न नंबर 28, बंगाल की दीवानी मिलने का अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ? ऑप्शन नंबर क, बंगाल के राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ख, आप भारत से चीज़ें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब अब वो भारत से कोई भी चीज़ें खरीदेंगे, तो पहले क्या होता था कि व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से सोना चांदी के बदले यहाँ से माल खरीदती थी, लेकिन अब यही जो सारा कर सब चीज़ों पर उसका खुद का नियंत्रण हो गया था, है ना। तो अब क्या है, उनको ना किसी तरह का कोई कर चुकाना पड़ रहा था, जैसे कि ऑप्शन नंबर ग में कहा गया है, सारे संसाधनों पर उसका नियंत्रण हो गया, तो सारा यहीं से पैसा इकट्ठा करते थे, उसी से यहाँ से माल खरीदते थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास कब आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ऑप्शन नंबर क 1755 में आया था, ऑप्शन नंबर ख 1733 में आया था, ऑप्शन नंबर ग 1743 में आया था, ऑप्शन नंबर ग 1765 में आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1743 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 31, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर क 45, ऑप्शन नंबर ख 35, ऑप्शन नंबर ग 18, ऑप्शन नंबर घ 20। तो उसकी एज थी उस टाइम 18 वर्ष जब वो भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की थी? रॉबर्ट क्लाइव पता क्या है कि 2 बार यहाँ का जो है वो हम कह सकते हैं 2 बारी भारत का वो गवर्नर बना था। ठीक है, 2 बारी बना था भारत का वो गवर्नर। जब दूसरी बार बना था तब उसको यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो भ्रष्टाचार के मामलों को देख सके, लेकिन उसने खुद इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली थी कि ब्रिटेन की संसद में 1772 में उस पर जो है मुकदमा चलाया गया, लेकिन वहाँ से वो बरी हो गया था। ठीक है, बरी तो हो गया था, लेकिन क्या हुआ था कि उसने बाद में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो उसने आत्महत्या की कब थी? ऑप्शन नंबर क, भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से 1774 में आत्महत्या की थी, ऑप्शन नंबर ख, हार की वजह से 1778 में आत्महत्या की थी, ऑप्शन नंबर ग, पारिवारिक झगड़े की वजह से 1760 में आत्महत्या की थी, ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसका आंसर होगा भ्रष्टाचार के आरोप में उसने 1774 में सुसाइड कर लिया था। प्रश्न नंबर 33, जो अंग्रेज अधिकारी भारत से धन दौलत ले जाकर आलीशान जीवन बिताते थे इंग्लैंड में, उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर क, नवाब, ऑप्शन नंबर ख, नवाब, ऑप्शन नंबर ग, बादशाह, ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नवाब कहते थे उन्हें, वहाँ पर नवाब का ही उन्होंने नवाब बना दिया था। रेजिडेंट कौन होते थे? ऑप्शन नंबर क, अंग्रेजों के राजनीतिक या व्यवसाय प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर ग, अंग्रेजों के कंपनी के हितों की रक्षा करने वाले, ऑप्शन नंबर ग, कंपनी इनकी मदद से राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी, ऑप्शन नंबर घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35,
किसी राज्य पर सहायक संधि लागू होने का मतलब क्या होता था? ऑप्शन नंबर ग, निजी सेना नहीं रख सकता था वो राज्य। ऑप्शन नंबर ख, कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। ऑप्शन नंबर ग, सहायक सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को पैसे देने पड़ते थे और रकम ना अदा करने पर अंग्रेज उस राज्य पर नियंत्रण कर लेते थे। ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली का शासनकाल क्या है भारत में? ऑप्शन नंबर क, 1798 से 1805। ऑप्शन नंबर ख, 1798 से 1806। ऑप्शन नंबर ग, 1798 से 1808। ऑप्शन नंबर घ, 1798 से 1809। तो 1805 है, मतलब 1789 में बना था वो और 1805 तक रहा था रिचर्ड वेलेस्ली। प्रश्न नंबर 37, मैसूर के शासक हैदर अली का शासनकाल क्या था? मैसूर का जो शासक है, यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की बात होने वाली है। तो यहाँ जो हैदर अली भी यहाँ के शासक थे मैसूर के, उनका शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर क, 1761 से 1775। ख, 1761 से 1782। ऑप्शन नंबर ग, 1761 से 1786। ऑप्शन नंबर घ, 1761 से 1789। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1761 से 1782 तक हैदर अली ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर क, मद्रास का। ऑप्शन नंबर ख, मैसूर। ऑप्शन नंबर ग, विशाखापट्टनम। ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मैसूर का था। मैंने अभी बताया ना कि हैदर अली के सिवाय उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजा रहा था मैसूर का। ऑप्शन नंबर 39, टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर क, 1782 से 1799। ख, 1782 से 1801। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर ग, 1782 से 1809, या ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1782 से 1799 था, क्योंकि उसके फादर 1782 में उनकी डेथ हो गई थी। जैसे मैंने अभी बताया था कि 1761 से 1782 तो उनके फादर का शासनकाल था। उसके बाद टीपू सुल्तान का शासनकाल आता है। प्रश्न नंबर 40, कंपनी मैसूर से इंग्लैंड में किन चीज़ों का निर्यात करती थी? ऑप्शन नंबर क, सोना चांदी। ऑप्शन नंबर ख, कीमती पत्थर। ऑप्शन नंबर ग, काली मिर्च और इलायची। ऑप्शन नंबर घ, चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, काली मिर्च और इलायची मैसूर से निर्यात किया जाता था। मैसूर की अंग्रेजों के साथ कितनी बार जंग हुई थी? प्रश्न नंबर क, 3। प्रश्न सॉरी ऑप्शन नंबर ख, 4। ऑप्शन नंबर ग, 5। ऑप्शन नंबर घ, 6। तो 4 बार लड़ाई हुई थी मैसूर की अंग्रेजों के साथ में। अब प्रश्न नंबर 42, टीपू सुल्तान कौन सी जंग में अंग्रेजों से हार गया था? ऑप्शन नंबर क, श्रीरंगपट्टम में हारा था 1799 में। ऑप्शन नंबर ख, 1790 से 92 की जंग में हारा था, या ऑप्शन नंबर ग, 1780 से 84 की जंग में हारा था। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, श्रीरंगपट्टम, जो कि मैं बात करूँ उसकी कैपिटल थी। 1799 में अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गया था। प्रश्न नंबर 43, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासन अंग्रेजों ने किसके हाथ में दिया था? ऑप्शन नंबर क, टीपू सुल्तान के बेटे। ऑप्शन नंबर ख, अंग्रेजों के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर ग, वोडियार राजवंश। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वोडियार राजवंश जो थे उनके उसमें ये जो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो शासन था वो अब इनके हाथों में अंग्रेजों ने दे दिया था। ठीक है, वोडियार। प्रश्न नंबर 44, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? क्योंकि इनमें मैंने बोला कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 4 बार लड़ाई हुई थी, है ना। तो जब पहली संधि हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क, 1792। ऑप्शन नंबर ख, 1788। प्रश्न नंबर ग, 1789। ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर क, 1792। प्रश्न नंबर 45, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सबको पता है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर जो है वो कहा जाता था। ठीक है, टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है, अगर मैं बात करूँ तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर क्यों कहा जाता था? वो एक ऐसे ही, मतलब कोई हम कह सकते हैं एक अंग्रेज अधिकारी था, तब वो दोनों एक जंगल में घूमने गए थे, तो वहाँ उनको शेर मिला, तो शेर को उन्होंने मार दिया था। तो बड़ी ही बहादुरी से इस किस्से को लिखा गया, तभी से उसको शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था।
प्रश्न नंबर 46, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क 4 मई 1799, ऑप्शन नंबर ख 5 सितंबर 1799, ऑप्शन नंबर ग 8 मार्च 1799, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। प्रश्न नंबर 48, टीपू सुल्तान के खिलौने जो शेर का खिलौना उसने बनवाया भी था, जिसमें वो शेर को मारते हुए दिखाया गया, तो उसको कहाँ रखा गया अभी? ऑप्शन नंबर क मैसूर में, ऑप्शन नंबर ख इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ग लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में, ऑप्शन नंबर घ श्रीरंगपट्टनम में। तो उसके जो खिलौना शेर है उसको लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। प्रश्न नंबर 49, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर क अकबर और मराठों के बीच में 1525 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ख बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ग अंग्रेज और मराठों के बीच में 1556 में हुई थी, ऑप्शन नंबर घ अंग्रेज और मुगलों के बीच में 1544 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में। प्रश्न नंबर 50, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर क मराठों और अफगानों के बीच में 1765 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ख मराठों और मुगलों के बीच में 1757 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ग मराठों और अंग्रेजों के बीच में 1761 में हुई थी, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग मराठों और अंग्रेजों के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, जिसमें मराठा हार गए थे। प्रश्न नंबर 51, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया और इनका राज्य किसने संभाला था? ऑप्शन नंबर क सिंधिया और होलकर ने संभाला था, ऑप्शन नंबर ख गायकवाड़ ने, ऑप्शन नंबर ग भोसले ने, और ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर जो है 52, पेशवा कौन होता था? ये पेशवा पुणे में रहता था। ऑप्शन नंबर क फेडरेंसी का सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था, मराठों का राजा होता था, अंग्रेज अधिकारी होता था, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क फेडरेंसी का सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था। प्रश्न नंबर 53, सालवाई की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर क अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1782 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ख मराठों और अफगानों के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर ग अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर घ अंग्रेज और मुगलों के बीच में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सालवाई की संधि होती है वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1782 में हुई थी। प्रश्न नंबर 54, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1802 से 1806 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ग 1803 से 1805 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ग 1811 से 1813 में हुआ था, ऑप्शन नंबर घ 1822 से 1844 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग कि अंग्रेजों के और जो अपने वो थे, क्या नाम है, मराठा, उनके बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। अब ऑप्शन नंबर 55, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया था? ऑप्शन नंबर क उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ख आगरा, ऑप्शन नंबर ग दिल्ली, और ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। ये सारे इलाके जो है उनको देने पड़े थे अंग्रेजों को। प्रश्न नंबर 56, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क है 1817 से 19 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ख 17 से 20 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ग 1817 से 1821 में हुआ था, ऑप्शन नंबर घ 1817 से 1822 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 से 1819 में हुआ था। पहला इनके अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध पहला हुआ था 1782 में, अगला हुआ था 1803 से 1805 में, और जो तीसरा हुआ था वो 1817 से 1819 में हुआ था। प्रश्न नंबर 57, तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठों के पेशवा को मेरठ से कौन सी जगह पर पेंशन देकर स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर क आगरा, ऑप्शन नंबर ख मद्रास, ऑप्शन नंबर ग बरेली, ऑप्शन नंबर घ कानपुर। तो उसे कानपुर भेज दिया गया। पहले मैंने क्या बताया था वो कहाँ रहता था? पहले जो वो मेरठ में रहता था, है ना, लिखा भी है क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 58, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ग 1813 से 1823, ऑप्शन नंबर ग 1813 से 1824, ऑप्शन नंबर ग 1813 से 1826, और ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं।
तो उसका जो कार्यकाल था लॉर्ड हेस्टिंग का वो 1813 से 1824 था। कित्तूर की रानी कौन थी? ऑप्शन नंबर क दुर्गाबाई, ऑप्शन नंबर ख चेन्नम्मा, ऑप्शन नंबर ग दिद्दाबाई, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख चेन्नम्मा। प्रश्न नंबर 60, रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों के द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर क 1824 में, ऑप्शन नंबर ख 1825 में, ऑप्शन नंबर ग 1826 में, ऑप्शन नंबर 1845। तो उनको 1824 में गिरफ्तार किया था। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा 1824 में मैंने बताया कि उनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। तो डेथ कब हुई थी उनकी? ऑप्शन नंबर क 1837 में, या ऑप्शन नंबर ख 1828 में हो गई थी, ऑप्शन नंबर ग 1829 में हो गई थी, 1840 में, ऑप्शन नंबर ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1829 में उनकी डेथ हो गई थी। प्रश्न नंबर 62, संगोली का चौकीदार कौन था? इन सब ने 1857 का जो, अगर मैं बात करूं 1857 का जो विद्रोह था, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो संगोली का जो चौकीदार था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ग केशवानंद, ऑप्शन नंबर ख रायन्ना, ऑप्शन नंबर ग पुलकेश, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रायन्ना। इसने विद्रोह में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 63 क्वेश्चन नंबर, रायन्ना को अंग्रेजों ने कब फांसी पर चढ़ा दिया था? जब उसने विद्रोहियों का साथ दिया। तो ऑप्शन नंबर क 1840 में, ऑप्शन नंबर ख 1830 में, ऑप्शन नंबर ग 1850 में, ऑप्शन नंबर घ 1800 में। उसको 1830 में जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। प्रश्न नंबर 64, अंग्रेजों ने सिंध पर कब कब्जा किया था? कब किया था अंग्रेजों ने? 1840 में, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ख 1853 में, ऑप्शन नंबर ग 1856 में, ऑप्शन नंबर घ 1849 में। तो अंग्रेजों ने सिंध पर कब कब्जा किया था? उन्होंने सिंध पर कब्जा किया था 1843 में। महाराणा रणजीत सिंह कौन थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क पंजाब के महाराजा थे, ऑप्शन नंबर ख मराठों के महाराजा थे, ऑप्शन नंबर गो चित्तौड़ के राजा थे, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के महाराणा थे ना महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क 1833 में, ऑप्शन नंबर ख 1836 में, ऑप्शन नंबर ग 1839 में, ऑप्शन नंबर घ 1840 में। तो उनकी डेथ हुई थी 1839 में। प्रश्न नंबर 37, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर क 1839 में, ऑप्शन नंबर क 1849 में, ऑप्शन नंबर ग 1859 में, ऑप्शन नंबर घ 1869 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 में। प्रश्न नंबर 68, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर क 1848 से 1853, ऑप्शन नंबर ग 1848 से 54, ऑप्शन नंबर ग 1848 से 55, ऑप्शन नंबर घ 1848 से 56। तो उसका कार्यकाल कहाँ तक का था? 1848 से 1856, यानी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगले हमारे पास प्रश्न आता है 69, विलय की नीति सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर क लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन नंबर ख विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन नंबर ग लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ग वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी, विलय की नीति। विलय की नीति अब थी क्या? ऑप्शन नंबर क अगर शासक की मृत्यु के बाद कोई पुरुष वारिस नहीं बचता था तो उस राज्य को कंपनी के अधीन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ख अंग्रेजों द्वारा विजित क्षेत्र को कंपनी के अधीन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ग उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। वही था विलय की नीति के अंतर्गत कि अगर मतलब राजा मर जाता और उसके बाद उसका कोई वारिस नहीं बचता है, मतलब पुरुष वारिस नहीं बचता है ना, तो उसको राज्य को कंपनी के अधीन माना जाएगा। तभी तो वो रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करते हैं तो उनका यही तो हुआ था कि उनके बाद उनके पति मर गए तो उनका कोई पुत्र था नहीं, उनके गोद लिया पुत्र था, उनको अंग्रेजों ने माना नहीं कि वो तुम्हारा वारिस नहीं है, तो इसलिए तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था अपने राज्य को बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 71, लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को अपने अधीन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो सारे हैं। ये सारे जो राज्य थे जैसे झांसी, सबलपुर, सतारा, नागपुर, उदयपुर, इन सबको उन्होंने जो है वो अपने कब्जे में इस नीति के अकॉर्डिंग किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
प्रश्न नंबर 72, अवध कब अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया था? अब अवध पर उन लोगों ने कब जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर क 1854 में, ऑप्शन नंबर ख 1855 में, ऑप्शन नंबर ख 1856 में, या ऑप्शन नंबर घ 1857 में। तो अवध पर उन्होंने 1856 में जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 73, अंग्रेजों की प्रमुख प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर क बंगाल, ऑप्शन नंबर ख मद्रास, ऑप्शन नंबर ग मुंबई, और ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थी वो इनकी महत्वपूर्ण थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। प्रश्न नंबर 74, प्रेसिडेंसी के शासक को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ग जनरल गवर्नर, ऑप्शन नंबर ख गवर्नर जनरल, या ऑप्शन नंबर ग गवर्नर, या ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो उसे कहा जाता था सिर्फ गवर्नर। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंसी का हम कह सकते हैं कि जो शासक होता था, जैसे अभी प्रेसिडेंट इनकी 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी, है ना? तो उसके तीनों में अलग अलग जो थे उनके जो शासक था वो गवर्नर हुआ करता था। प्रश्न नंबर 75, प्रेसिडेंसी के गवर्नर के ऊपर किसका नियंत्रण होता था? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम पहले। ब्रिटेन का होता था जो गवर्नर होते थे उनके ऊपर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ख ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑप्शन नंबर ग गवर्नर जनरल का, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग गवर्नर जनरल जो था वो प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर अपना नियंत्रण रखता था। प्रश्न नंबर 76, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कौन सी अदालत की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर क दीवानी अदालत, ऑप्शन नंबर ख फौजदारी अदालत, ऑप्शन नंबर ग उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दोनों। दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? ऑप्शन नंबर क मुफ्ती, ऑप्शन नंबर ख काजी, ऑप्शन नंबर ग यूरोपीय जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय जिला कलेक्टर, दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे। प्रश्न नंबर 78, फौजदारी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? ऑप्शन नंबर क काजी, ऑप्शन नंबर ग मुफ्ती, और ऑप्शन नंबर ग उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दोनों होते थे, काजी और मुफ्ती। प्रश्न नंबर 79, ब्रिटिश संसद में किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन नंबर क विलियम बेंटिक पर, ऑप्शन नंबर ग वॉरेन हेस्टिंग पर, ऑप्शन नंबर ग लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से मतलब सब पे चलाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। प्रश्न नंबर 80, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर क 1770 में, ऑप्शन नंबर ख 1772 में, या ऑप्शन नंबर ग 1773 में, ऑप्शन नंबर घ 1774 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय, और तभी इन्होंने यहाँ पर जो है वो साथ में एक और न्यायालय की स्थापना की थी, हम बाद भी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 81, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर क कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ख मुंबई में, ऑप्शन नंबर ग मद्रास में, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कलकत्ता में सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास 82, अपीली अदालत का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ख सदर निजामत अदालत, ऑप्शन नंबर ग दीवानी अदालत, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सदर निजामत अदालत को अपीली अदालत कहते थे। प्रश्न नंबर 83, वॉरेन हेस्टिंग के समय भारतीय जिले में सबसे बड़ा ओहदा किसका होता था? भारतीय जिले में, ऑप्शन नंबर क कलेक्टर का, ऑप्शन नंबर ख गवर्नर का, ऑप्शन नंबर ग काजी का, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कलेक्टर का जो स्थान जो था भारतीय जिले में, अगर हम बात करें तो भारतीय जिले में कलेक्टर का स्थान जो था वो सबसे ऊपर माना जाता था। ठीक है, और कलेक्टर को उन्होंने काफ़ी अधिकार भी जो थे वो साथ में दे रखे थे। हम उन अधिकारों की भी बात करते हैं, जैसे इस वाले प्रश्न में आप बात कर सकते हैं अधिकारों की। प्रश्न नंबर 84, कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता था? मुख्य कार्य क्या होता था कलेक्टर का? ऑप्शन नंबर क कर इकट्ठा करना, ऑप्शन कर लगाना, ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख कर इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर ग कानून व्यवस्था बनाए रखना, और ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। तो ये सारे अधिकार उसको दिए गए थे। प्रश्न नंबर 85,
अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर क सिपॉय, ऑप्शन नंबर ख सिपाही, या ऑप्शन नंबर ग डिफेंस आर्मी, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो वो अपनी सेना को सिपॉय कहते थे, वैसे सिपाही का ही एक रूप था। प्रश्न नंबर 86, मस्केट क्या होता था? ऑप्शन नंबर क सेना द्वारा ग्रहण की करने वाली उपाधि होती थी, ऑप्शन नंबर ख पैदल सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली बंदूक, ऑप्शन नंबर ग उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। मतलब ये एक बंदूक होती थी जिसे पैदल जो हम कह सकते हैं जो होते थे वो सैनिक लेके चलते थे। प्रश्न नंबर 87, मैच लॉक क्या होता था? ऑप्शन नंबर क माचिस की डिब्बी, ऑप्शन नंबर ख ऐसी बंदूक जिसमें माचिस से बारूद को चिंगारी दी जाती थी, ऑप्शन नंबर ग सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 88, दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा किस कंपनी ने शुरू की थी? जैसे ऑप्शन नंबर क पुर्तगाली कंपनी ने, ऑप्शन नंबर ख ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन नंबर ग डच कंपनी ने, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो दास प्रथा शुरू की थी वो पुर्तगाली कंपनी ने की थी। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में थी? ये लास्ट प्रश्न है हमारा। ऑप्शन नंबर क उत्तर में, ऑप्शन नंबर ख पूरब में, ऑप्शन नंबर ग पश्चिम में, ऑप्शन नंबर घ दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ दक्षिण में मराठा रियासतें थी। तो ये वाला चैप्टर जो था वो हमारा पूरा हो चुका है। इसमें 90 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़।